ईशान, गुड इवनिंग हर्षवर्धन। तुम लोगों ने बेटा, मैंने जो तुम्हें एक्सरसाइज दी थी वो तुमने की नहीं है, किसी ने भी ग्रुप में डाली नहीं है। और कार्तिकेय, तुम कहाँ थे बेटा लास्ट टाइम? कार्तिकेय, लास्ट लेक्चर में कहाँ थे बेटा? चलो अच्छे, चल ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहला इसमें चलते हैं करंट फ्लो। बच्चों वाली चीज से स्टार्ट करेंगे। इसकी यूनिट तुम जानते ही होगी, एम्पियर होती है या कूलॉम पर सेकंड होती है। दूसरा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज होती हैं। मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। फिर भी ये स्केलर होती है। वैसे तो वेक्टर्स वाले चैप्टर में डिटेल में तुम्हें बताऊंगा, लेकिन फिर भी एक ब्रीफ कर देता हूं। इसके पीछे रीजन ये होता है यूनिट एम्पियर या कूलॉम पर सेकंड होती है, और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन फिर भी ये क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। करंट की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। ये हो गया, हो गया हर्षवर्धन, हो गया। दूसरा रीजन ये होता है कि दो या दो से ज्यादा करंट्स, टू और मोर देन टू करंट्स, मोर देन टू करंट्स, उनका जो एडिशन होता है ना, वो स्केलर मेथड से होता है, ना कि वेक्टर मेथड से। वैसे इसका ना एक तरीका ये है ईशान, हर्षवर्धन, जैसे अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं, अभी तो तुम क्या करो, पूरे का पूरा जो है फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनो, और हल्का फुल्का कुछ नोट करते हो तो हल्का फुल्का नोट कर दो जब मैं रिवाइज कर रहा होता हूँ। उसके बाद तुम एक काम कर सकते हो, उससे रिवीजन भी हो जाएगा एक्चुअल में। उसके बाद क्या करो ना, फिर क्योंकि एक बार तुम्हें रिवीजन जरूरी है इसका एक्चुअल में, फिर तुम चाहो तो 1.5 की स्पीड में एक बार दोबारा से वीडियो देखो। अच्छा, चलो इसका फिर कोई सॉल्यूशन बताता हूँ, है ना, इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। या तो फिर स्लाइड्स का फोटो कुछ ऐसे करके जो है देखता हूँ, चलो सॉल्यूशन बताता हूँ जो अच्छा 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 अच्छा, चल मेरे को देख लेंगे फिर, हाँ? थोड़ा सा देख लेंगे, करता हूँ मैं जो, ठीक है। अब सुनो, इनका जो एडिशन होता है ना, वो स्केलर मेथड से होता है। रीजन क्या है कि जैसे मान लो ये है, यहां से 3 एम्पियर की करंट आई और यहां से 4 एम्पियर की करंट आई,
तो ये वाली करंट 7 एम्पियर हो जाती है ना सीधे सीधे। ऐसा नहीं होता, बताओ, सीधे सीधे 3 और 4 को तुमने ऐड कर दिया तो ये 7 एम्पियर हो गया। जबकि अगर ये वेक्टर रहा होता, जैसे ना इन दोनों करंट्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, नहीं है, इन दोनों करंट्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो अगर ये वेक्टर रहा होता तो इसको 5 एम्पियर रहना होता, नहीं है। अगर ये क्वांटिटी वेक्टर रही होती तो फिर ये कितना रहा होता बताओ, जो है ये 5 एम्पियर आता, ये कह लो जो है। अबे 3 एम्पियर ये है, 4 एम्पियर ये है। 3 और 4 मिला के कितना हो गया, ये 7 नहीं हुआ इधर को, क्या कर रहा है तू? 3 और 4 मिला के कितना हो गया, 7 हो गया ना। इसी टाइप से चल, तू दूसरे से समझ, ऐसे समझ कि मान ले ये 4 एम्पियर है और ये 4 एम्पियर है, तो ये 8 एम्पियर होगी। लेकिन अगर ये वेक्टर रही होती तो 4√2 रही होती ना। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? 90 डिग्री पे कितना होता है बताओ, √2 टाइम्स होता है। तो अगर यहाँ पे ये वेक्टर रहा होता तो फिर ये 4√2 एम्पियर रहा होता, ये कह लीजिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा। हाँ, नेचुरल से आता है, अगर नीचे को होगा तो जीरो होगा, नेचुरल से आता है, नीचे को होगा तो जीरो होगा, ये कह लीजिए। अब चलते हैं तीसरी बात। अब यहां से कहानी स्टार्ट हो जाती है। फ्लो ऑफ चार्ज को इसी को हम लोग करंट कहते हैं, क्यों? अगर कहीं भी तुम्हें चार्ज फ्लो करता हुआ दिखाई दे तो हम कह देंगे इसका मतलब करंट बह रही है, ये कह लो करंट फ्लो कर रही है। तीसरा पॉइंट था वैसे। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट। अब मैग्नीट्यूड में आ जाओ। मैग्नीट्यूड ऑफ आई और आई। करंट को कभी मैं स्मॉल आई से दिखा दूंगा, कभी मैं कैपिटल आई से दिखा दूंगा, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब इसमें क्या है देखो, करंट भी दो टाइप की होती है। एक होती है इंस्टेंटेनियस, और इसी को मैं सिंपली आई या आई से दिखा दूंगा। और एक होती है एवरेज, इसको मैं आई एवरेज से दिखा दूंगा। तो जो इंस्टेंटेनियस करंट है ये है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। समझ गया ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या कह लो डी क्यू अपॉन डी टी। और अगर मैं एवरेज करंट की बात करूं तो फिर इसको हम कई बार ऐसे दिखा देते हैं ना, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये कह देते हैं। यही तो होता है, अगर बड़ा चेंज दिखाना होता है, बड़ा फ्लो, तो डेल्टा से दिखा देते हैं ना। तो ये हो गया डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी आ गया, कह लो, ये हो गया। अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। अब डायरेक्शन ऑफ करंट पे आ जाओ। जिधर को पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है वो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है। तो जो डायरेक्शन होगी वो होगी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। या कह लो निगेटिव चार्ज के मोशन के अपोजिट हो जाएगा, नहीं है। और अपोजिट टू
मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। सारे पॉइंट्स एक बार दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो। एम्पियर या कूलॉम पर सेकेंड उसकी एसआई यूनिट होती है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, लेकिन फिर भी वो एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज दो या दो से ज्यादा करंट्स को जो तुम ऐड करते हो वेक्टर मेथड से ऐड नहीं करते हो, बल्कि स्केलर मेथड से ऐड करते हो। अब मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे आ जाते हैं। करंट भी दो टाइप की हो गई, एक इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज। इंस्टेंटेनियस क्या हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डी क्यू अपॉन डी टी, और एवरेज क्या हो गया, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और डायरेक्शन मैंने कहा कि जिधर को पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा वो डायरेक्शन हो जाएगी, या फिर जिधर को नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा उसके अपोजिट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन, कभी कभी बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो देख लो। वो क्या है देखो, हाँ, जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज क्यू चार्ज इधर को चला गया, या डेल्टा क्यू कह देता हूँ, चलो डेल्टा टी टाइम में, और माइनस डेल्टा क्यू चार्ज वो मान लो इधर को चला गया डेल्टा टी टाइम में। तो कई बार बच्चे कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इधर गया नेगेटिव चार्ज इधर गया, तो इसका मतलब करंट जीरो होगी। ये गलत है, बल्कि करंट डबल होगी जो है, जीरो ना होकर डबल होगी बेटा जो है। रीजन क्या है देखो, पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में जा रहा है, तो इसका मतलब इसकी वजह से जो करंट होगी वो इधर को होगी, और नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड में जा रहा है, इसका मतलब इसकी वजह से भी करंट किधर को होगी, बताओ इधर को आएगी कि नहीं आएगी, बताओ जो है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, तो ये डबल हो जाएगी ना कि जीरो। कार्तिकेय समझ में आ रही बात, नहीं आ रही बेटा जो है। पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में जा रहा है तो वो राइट साइड को करंट देगा, और नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड में जा रहा है, इसका मतलब वो भी करंट किधर को देगा, तो राइट साइड में देगा, तो टोटल करंट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ये कह। अब एग्जाम्पल देख लो तो उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कैंसिल क्यों करेंगे बेटा, वही तो बता रहा हूँ, कैंसिल तब करेंगे, ले तू, अब मैं बता रहा हूँ तेरे को जो है। पहला एग्जाम्पल यही ले लेता हूँ, ये मान लो प्लस डेल्टा क्यू है, ये इधर को गया डेल्टा टी में, और दूसरा एक प्लस डेल्टा क्यू है, ये इधर को गया डेल्टा टी में। इस केस में करंट जीरो होगी। हाँ, इस केस में करंट जीरो होगी, बिकॉज ये वाला किधर को देगा करंट, ये इधर को देगा करंट, और ये करंट किधर को देगा बता जो है, ये करंट इधर को देगा। तो अब जो नेट करंट आएगी अब वो जीरो आएगी। हर्षवर्धन बता बेटा, समझ में आया नहीं आया, ये बता, ये बता समझ में आया कि नहीं आया। बता हर्षवर्धन। अरे यार एक सीधी सी बात देख, ऐसे निगेटिव की क्या, अभी मैंने तेरे को कहा पॉजिटिव चार्ज जिधर को जाता है वो डायरेक्शन ऑफ करंट हुई, और नेगेटिव चार्ज जिधर को जाता है उसकी उल्टी डायरेक्शन ऑफ करंट हुई। तो अब ये बता, यहाँ पे ऊपर वाला पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में जा रहा है तो वो करंट राइट साइड में देगा, और नीचे वाला पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट साइड में जा रहा है तो वो लेफ्ट में करंट देगा। तो इसका मतलब अब नेट करंट जीरो नहीं हो जाएगी बता जो है, वो इधर को है एक इधर को करंट है, ये होगा। हाँ वो स्केलर मेथड से कह ले। और अब दूसरे वाले में देख,
इसमें पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में जा रहा है तो वो राइट में करंट देगा, और नेगेटिव वाला लेफ्ट साइड में जा रहा है तो वो भी राइट में ही करंट देगा। तो इसका मतलब नेट करंट डबल नहीं हो जाएगी बेटा जो है, इस केस में नेट करंट की बात कर रहा हूँ, करंट डबल होगा कि नहीं होगा जो है, ये हो गया, बस हो गया, ये कह लीजिए। ठीक, अब दूसरा एग्जाम्पल देखो। अरे इसको याद क्यों कर रहा है, इसको याद क्यों कर रहा है, वैसे सोचना, पॉजिटिव चार्ज ने राइट साइड में दिया और नेगेटिव चार्ज ने भी राइट साइड में दिया, ऐसे करना, उसको ऐसे याद करके मत करना कि कब जीरो होगा कब ये होगा, ये याद मत करना। तो जो है पॉजिटिव चार्ज जिधर को जा रहा है जो है, नहीं है पॉजिटिव, लॉजिक याद करना, क्वेश्चन थोड़ी याद करेगा बेटा जो है, क्वेश्चन थोड़ी याद करेगा जो है, लॉजिक याद करना। पॉजिटिव चार्ज जिधर को जा रहा है वो डायरेक्शन ऑफ करंट हो गई, और नेगेटिव चार्ज जिधर को जा रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट हो गई। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चंस याद मत किया कर जो है, क्वेश्चंस याद नहीं करना, लॉजिक याद रखना है बेटा जो है। लॉजिक क्या है जो है, हर्षवर्धन बात समझ में आ रही है बेटा क्या कह रहा हूँ मैं जो है? क्वेश्चंस याद करेगा तो वो तो इतने ज्यादा हो जाएंगे फिर कर ही नहीं सकता जो है। लॉजिक समझना उसका जो है, लॉजिक समझ की लॉजिक क्या है जो है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देख, इसको अच्छी तरीके से देख लेना, बस हो गया। 100 अल्फा पार्टिकल 10 सेकंड में राइट टू लेफ्ट जाते हैं, ये हो गया। और 200 इलेक्ट्रॉन 5 सेकंड में राइट लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो तुम्हें एवरेज करंट निकालनी है, कितनी होगी? अब पहले मुझे ये बताओ, ये वाली करंट किधर को होगी, ये बता। I1 किधर को होगी पहले बता, ये वाली करंट किधर को आएगी? हाँ, राइट टू लेफ्ट होगी ना, राइट टू लेफ्ट होगी, क्यों नहीं है? राइट टू लेफ्ट होगी बिकॉज अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज होता है। और तुम जानते होगे कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी मैंने बोला था, नहीं है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और अल्फा पार्टिकल में याद है 2e का चार्ज होता था, क्यों? अल्फा पार्टिकल में कितना चार्ज होता था? +2e होता था ना। तो इसका मतलब चार्ज कितना हो गया? ये हो गया 200e अपॉन डेल्टा टी कितना हो गया? 10। तो एक तरीके से 20e आ गई करंट, ये आ गई। और अब जरा मेरे को ये बताओ, ये किधर को करंट देगा? I2 किधर को होगा बता जो है, ये वाली करंट किधर को होगी बता? इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, ध्यान रखना बेटा जो है। तो इलेक्ट्रॉन में करंट किधर को होगी? ये भी राइट टू लेफ्ट होगी। फिर से डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी करो, और इलेक्ट्रॉन में -e चार्ज होता है, लेकिन माइनस यहाँ पे नहीं लगाओगे बिकॉज वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किधर को आना है। तो ये हो जाएगा 200e अपॉन 5, इसका मतलब 40e करंट हो गई, क्यों? 40e करंट हो गई। अब दोनों की दोनों एडिटिव है, क्यों? बेटा इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज जिधर को फ्लो करता है उसकी अपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ करंट। हर्षवर्धन, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, और नेगेटिव चार्ज जिधर को फ्लो करता है उसकी अपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो किधर को होगी डायरेक्शन ऑफ करंट, जरा बता, बता डायरेक्शन ऑफ करंट किधर को होगी जो है, राइट टू लेफ्ट होगी कि नहीं होगी बता जो है। तो बस हो गया, ये है। अब ये बताओ कि दोनों की दोनों एडिटिव हैं, इसका अंदर टोटल करंट कितनी हो जाएगी? 60e हो जाएगी, बस हो गया, क्यों? इसका मतलब जो I टोटल होगी वो हो जाएगी 60e, लेकिन ये राइट टू लेफ्ट हो गया, राइट टू लेफ्ट। अब यहां पे तुम e की जगह क्या रखोगे, ध्यान रखना, 60 इंटू 1.6,
इंटू 10⁻⁻19 इतना लिखोगे। अब ये करंट एम्पियर में आ जाएगी, बस हो गया। ये कैसे समझ में, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम्पियर में आ जाएगी। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। पचास ड्यूट्रॉन है, ये 5 सेकंड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और 200 अल्फा पार्टिकल हैं। ये 10 सेकंड में राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। तो तुम्हें करंट निकालनी है, कितनी होगी। ड्यूट्रॉन में तुम्हें याद होगा पॉजिटिव चार्ज होता था, क्यों? हाँ, पहले ये बताओ ये करंट किधर से किधर को होगी, पहले ये बताओ, ये बताओ ये करंट किधर से किधर को होगी। ड्यूट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसका मतलब ये लेफ्ट टू राइट ही होगी, क्यों? लेफ्ट टू राइट होगी, और वही हम लिखेंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और एक ड्यूट्रॉन में ई चार्ज होता था, तुम्हें याद होगा, एक ड्यूट्रॉन में ई चार्ज होता था, तो 50 में कितना होगा, 50 ई अपॉन 5, इसका मतलब 10 ई आ गया। और इससे बताओ करंट किधर को आएगी। अल्फा पार्टिकल में 2e का चार्ज होता है, बताओ इससे करंट किधर को आएगी। हर्षवर्धन तू बता बेटा, जो है अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज होता है। हाँ, ये होगी राइट से लेफ्ट, और वही डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी लिखोगे, तो ये 200 ई हो जाएगा चार्ज, सॉरी 400, हाँ 400 होगा, ध्यान रखना, 400 ई अपॉन 10 सेकेंड, तो 40 ई आ गया। लेकिन अब के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, क्यों? अब के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब नेट करंट कितनी होगी, 40e माइनस 10e, तो 30e हो गई, बस हो गया। इसका मतलब जो नेट करंट आ गई वो आ गई 30e, और ये किधर से किधर को आ गई, राइट से लेफ्ट की तरफ आ गई, बस हो गया। लेकिन मैंने तुमसे कहा यहाँ पे ई की वैल्यू रखोगे ना, तब एम्पियर में आएगी करंट। ये कितना आएगा, 30 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इतना लिखोगे तब ये करंट एम्पियर में आएगी। मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए। फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट कहते हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, फिर भी वो स्केलर है, क्योंकि दो या दो से ज्यादा करंट्स को तुम स्केलर मेथड से ऐड करते हो, ना कि वेक्टर मेथड से। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो दो करंट होंगी, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। इंस्टेंटेनियस हो गया रेट ऑफ चेंज, सॉरी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dq अपॉन dt, और एवरेज हो गया डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, जो हम अभी कर रहे थे। और एक मैंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज जिधर को जाता है वो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है, और नेगेटिव चार्ज जिधर को जाता है उसकी अपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ करंट, ये कह लो। तो पहला तो ये हो गया। अब चलते हैं दूसरा, फ्लो ऑफ चार्ज। ये करंट का उल्टा हो गया, मतलब अगर तुम देखोगे तो अपोजिट
ऑफ करंट। करंट को कभी मैं स्मॉल और आई और कभी कैपिटल आई से लिख दूंगा, कंफ्यूज मत होना बेटा, क्योंकि वो हाथ में सेट होता है ना, कभी कैपिटल आई लिख देता हूँ, कभी स्मॉल आई लिख देता हूँ, तो उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। करंट का अपोजिट हो गया वो तुम कहोगे कैसे? अगर मान लो करंट फ्लो हो रही है तो मैं कह सकता हूँ चार्ज फ्लो हो रहा है, बस हो गया। क्यों नहीं है? इफ करंट इज फ्लोइंग, करंट इज फ्लोइंग, तो इसका मतलब है चार्ज इज फ्लोइंग। नहीं है, एक ही तो बात है अगर देखा जाए तो जो है। क्यों? करंट फ्लो हो रहा है तो चार्ज फ्लो हो रहा है, या चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो भी है ना, हाउ मच। अब सुनो, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ये बेसिक फॉर्मूला था। I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, इसका मतलब डी क्यू इक्वल टू आई इंटू डी टी हो गया। अब इसमें डिपेंडिंग अपॉन द करंट तीन केसेस बनते हैं ना, अगर आप देखोगे तो डिपेंडिंग अपॉन द करंट तीन केसेस बनते हैं। अगर करंट कांस्टेंट है तो फिर तुम डेल्टा क्यू को सीधे सीधे आई इंटू टी लिख देना। क्यों? इतना तो मेरे ख्याल से मैथ्स जानते होगे ना, कि अगर करंट कांस्टेंट है तो तुम सीधे सीधे क्या करोगे बेटा, जो है डेल्टा क्यू को आई इंटू टी कर देना। अगर करंट फंक्शन ऑफ टाइम है तो फिर जो डेल्टा क्यू निकलेगा वो इंटीग्रेशन आई डी टी से निकलेगा। हाँ, इंटीग्रेशन आई डी टी से निकलेगा। और अगर आई वर्सेस टी ग्राफ, टी ग्राफ दिया हुआ है, तो फिर जो डेल्टा क्यू निकलेगा वो एरिया से निकलेगा। ये ध्यान रखना, डी क्यू का मतलब छोटा होता है, डेल्टा क्यू का मतलब बड़ा होता है, ध्यान रखना बेटा जो है। डी क्यू इक्वल टू आई इंटू डी टी हो गया। तो मैंने आपसे कहा डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ करंट आपको तीन केस मिलेंगे। अगर करंट कांस्टेंट है तो डेल्टा क्यू सीधे सीधे आई इंटू टी हो जाएगा। अगर करंट टाइम का फंक्शन है तो फिर तुम्हें चार्ज इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा। और अगर आई और टी के बीच में ग्राफ दिया हुआ है तो फिर तुम्हें डेल्टा क्यू किससे निकालना पड़ता है बेटा, जो है एरिया से निकालना पड़ता है। ये है, चलो बस हो गया। अब एग्जाम्पल देखो। अब एग्जाम्पल देखो, एक वायर है, बच्चों वाले एग्जाम्पल करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। एक वायर है, इससे 4 एम्पियर की कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही है। तो तुमसे पूछता है कि 5 सेकंड में डेल्टा क्यू कितना होगा। मैंने तुमसे कहा सीधे सीधे आई इंटू टी कर देना। क्यों? डेल्टा क्यू इक्वल टू आई इंटू टी कर दोगे ना। क्यों? तो आई हो गया 4 और
टाइम हो गया 5, तो इसका मतलब 20 कूलम आ गया। ये समझ में आ गई बात, नहीं आई बताओ जो है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ जो है, ये हो गया। और वैसे इसको एक तरीके से और भी देख सकते हो ना, देखो जैसे क्या है, 4 एम्पियर था, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 4 कूलम पर सेकेंड, ये भी लिख सकता हूँ ना, 4 कूलम पर सेकेंड, और ये कांस्टेंट है, क्यों नहीं, ये 4 कूलम पर सेकेंड और ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हर सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है बताओ जो है, ये बताओ। अगर कहीं पे मैं लिखता हूँ 4 कूलम पर सेकेंड और वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हर सेकंड में 4 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है, तो 5 सेकंड में कितने का चार्ज फ्लो कर जाएगा तो जो है, 20 कूलम कर जाएगा उसको। कार्तिकेय समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? 4 एम्पियर तुम्हें कांस्टेंट दे रखा है, क्यों? 4 एम्पियर तुम्हें कांस्टेंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब 4 कूलम पर सेकेंड वो कांस्टेंट दिया हुआ है, इसका मतलब हर सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया बता जो है, 4 कूलम, तो 5 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा, 20 कूलम कर जाएगा उसको, इतना। ये हो गया। अब ईशान का एक एक दो प्रूफ थोड़ा सा रिवाइज करने थे, वो जरा कर देता हूँ पहले, फिर उस पर चलते हैं। ईशान तूने एक थिन सीट ऑफ चार्ज बताया था, जैसे ये है देख, ये सिग्मा है मान ले, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलता था ना, मैंने कहा था ना इलेक्ट्रिक लाइंस का आइडिया होना चाहिए, बता याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता जो है ये ऐसे निकलता था, ये हो गया। उसके बाद एक मैंने क्लोज सरफेस ले लिया, ध्यान से देखना, और क्लोज सरफेस में सिलेंडर ले लिया मान लो, ये मैंने क्लोज सिलेंडर ले लिया, और इसका एरिया मान लो एस है। तो पहले मुझे ये बता कि ये वाली जो सरफेस है, इसमें फ्लक्स 0 होगा, ये बता, ये समझ में आया कि नहीं आया? इसमें तो हो गया फ्लक्स 0। अब यहां पे आ जा, यहां से फ्लक्स ऐसे निकलेगा, क्यों? यहां से फ्लक्स ऐसे निकलेगा और ये E/S निकलेगा, E/S बाहर को निकलेगा, और ये वाले पे भी तेरे को लग रहा होगा E/S बाहर को निकलेगा, तो इसका मतलब इससे टोटल कितना फ्लक्स निकला बता जो है, इससे जो टोटल फ्लक्स निकला वो 2ES निकला, नहीं है, ये क्लोज सरफेस से, और इससे टोटल कितना फ्लक्स निकला, 2ES निकला, और इसकी वैल्यू, अरे यार बाहर निकला यार, बात नहीं समझ रहा तू। अब ये है मान ले, ये भी बाहर निकला और ये भी बाहर निकला, तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा? ये बता, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बता बेटा जो है। उसी टाइप से ये बाहर निकला और ये बाहर निकला, तो कैंसिल थोड़ी होगा। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया ना, 2ES हो गया बेटा जो है। और गॉस थ्योरम क्या कहती थी? गॉस थ्योरम कहती थी इट इज Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता था। अब देख, चार्ज तो केवल यहीं पर है ना, बस हो गया, क्यों? चार्ज तो केवल यहीं पर है कि नहीं बता जो है, तो इतने पोर्शन में कितना चार्ज होगा बता जो है, सिग्मा इंटू एस होगा, नहीं है, ये कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एस। तो यहां से तू देखेगा तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। अब समझ में आया या नहीं आया बता ईशान, बता बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया? कैंसिल क्यों नहीं हुआ, आगे ना। अब चलते हैं कंडक्टर का। कंडक्टर में जैसे ये है मान ले, इसमें ऐसे लाइंस निकलती हैं,
और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। नहीं है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो यहां भी मैंने एक सिलेंडर लिया था, तुम्हें याद होगा, यहां भी एक सिलेंडर ले लिया था इस टाइप से। तो अब केवल बस यहां से निकल रहा है फ्लक्स, बस हो गया। जैसे पिछली बार 2ES था, अब केवल यहां से ES निकल रहा है ना। ये बता, ये केवल ES निकल रहा है, बाकी तो कहीं से निकल ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब इस केस में हाँ, फाइव टोटल कितना हो गया बेटा, जो है फाइव टोटल की वैल्यू E/S आ गई, और ये हो गया Q/(in/ε0)। और Q/in अभी फिर से वही होगा, अगर तू देखेगा तो Q/in फिर से वही होगा, σ/S होगा। तो यहां से जो E की वैल्यू आ जाएगी वो σ/ε0 आ जाएगी। मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए, क्यों? अब क्लियर हो जाना चाहिए क्या है बेटा। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल में। अगेन वायर है, इससे करंट 2T फ्लो कर रही है। करंट टाइम का फंक्शन है, और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। T को अगर डबल करोगे तो करंट भी डबल हो जाएगी, इसका ये मतलब होता है। ठीक, तो तुम्हें 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में डेल्टा Q निकालना है। जो मैंने बताया था, इंटीग्रेशन करोगे, क्यों इंटीग्रेशन करोगे तो इसका अंदर डेल्टा Q कितना हो जाएगा बताओ। डेल्टा Q हो जाएगा इंटीग्रेशन I/dt, I को रख दोगे 2T, और लिमिट्स हो जाएंगी 2 से लेके 4 तक, क्यों 16 - 4, तो ये मेरे ख्याल से 12 कूलम आ जाएगा। मैं सिंपल इंटीग्रेशन वाला पार्ट तुम्हारे को छोड़ देता हूँ, इतना तो तुम्हें कर लेना चाहिए बेटा, क्यों नहीं है? इंटीग्रेशन वाला पार्ट तो कर लोगे। ये हो गया, बस हो गया जो है, ये कर लो, ये भी समझ में आ गया। अब चलते हैं एग्जाम्पल थर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक वायर है, उसमें जो करंट है वो 10 एम्पियर से 0 तक डिक्रीज कर रही है लीनियरली इन 4 सेकेंड। तो तुम्हें डेल्टा Q निकालना कितना होगा। लीनियरली का मतलब जानते हो ना, स्ट्रेट लाइन, क्यों लीनियरली का मतलब है स्ट्रेट लाइन से। तो अब ये बताओ कि अगर मैं I वर्सेस T ग्राफ बना दूं, I वर्सेस T ग्राफ बनाऊं, तो ये बताओ ये ऐसा ग्राफ बनेगा या नहीं बनेगा बताओ। ये 10 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। बताओ क्लियर है कि नहीं है? ये बताओ, अगर मैं करंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊंगा तो ये इस टाइप का ग्राफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ। जो है करंट यहाँ पे एम्पियर में आ जाएगी और टाइम यहाँ पे सेकंड में आ जाएगा, क्यों ये हो गया। और मैंने तुम्हें क्या कहा है कि अगर ग्राफ दिया हुआ है तो फिर एरिया से निकलता है ना, फिर तुम्हारा डेल्टा क्यू कैसे निकलता है, एरिया से निकलता है। तो अब के तुम ये एरिया ले लोगे, बस हो गया, ये कह लो। इसका मतलब जो डेल्टा क्यू होगा वो एरिया होगा, और एरिया जब निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 कूलम आ जाएगा। ये ये अच्छा, तुमने एक चीज नोटिस की है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सिंपल है। थोड़ा लग रहा होगा ना, अभी स्टार्ट हुआ है उसे, थोड़ा सा तुम्हें लग रहा होगा, क्यों
करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक से थोड़ा ईज़ी है बेटा जो है ना? तो मैं एक्चुअल में 12th में ना पिछले साल तक मैं क्या करता था, मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करता था हमेशा। क्योंकि बच्चों का धीरे-धीरे माइंड डेवलप हो जाता है, फिर हम इलेक्ट्रो में चले जाते हैं। इलेक्ट्रो टफ है काफ़ी जो है। लेकिन वो स्कूल में अलग चलता है तुम्हारा एक्चुअल में। स्कूल में क्या होता है, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक चलता है बेटा जो है। मेरे ख्याल से स्कूल में पहले इलेक्ट्रो पढ़ाते हैं तुम्हें जो है। तो फिर वो बच्चों का मिसमैच होता है, तो इस बार मैंने ऑर्डर चेंज किया है जो है। अदरवाइज़ मैं पहले करंट पढ़ाया करता था, पिछले साल तक। ये हो गया फिर, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट। अब कहानी यहाँ से थोड़ा-सा सीरियस हो जाएगी। हाँ, उसको एक बार दोबारा देख, फिर स्पीड मत बढ़ा, उसको ना तू दोबारा देख और अभी क्वेश्चन्स अटेम्प्ट मत कर बेटा जो है। हर्षवर्धन, अभी क्वेश्चन्स अटेम्प्ट मत कर जो है। तू उसको दोबारा से जो है पढ़, दोबारा से देख बेटा जो है, ठीक है ना? दोबारा से देख, आराम से जो है। मतलब ये मैं बता दूँ कि जो है ना ये एक मतलब अब तू कहेगा सर अपनी तारीफ़ कर रहे हैं। मतलब जितना सिंपल और जितना सिस्टमैटिक वे में मैंने पढ़ाया है, इतना तेरे को बहुत कम मिलेगा मतलब जो है। तो मतलब अगर तू ये सोचेगा कि मैं किसी और तरीके से पढ़ लूँ या तो फिर कुछ चीज़ें स्किप हो जाएँगी, समझ गया ना? अगर मैं सिंपल-सिंपल पढ़ाता सारी चीज़ें, तो फिर तेरे से क्या होती कुछ चीज़ें स्किप हो जाती। मतलब वो सफिशिएंट है, मतलब वो पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ गया ना बेटा हर्षवर्धन? पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, वो तेरे को रिवाइज़ करना पड़ेगा जो है, ठीक है ना? 2-3 बार उसको रिवाइज़ कर, 2-3 बार उन्हीं लेक्चर्स को दोबारा से देख, कोई बात नहीं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टफ है, वो मैं भी कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक टफ है, लेकिन वो स्कूल वाले पता नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्यों स्टार्ट करते हैं, है ना? तो चलो अब करते हैं तो करते हैं, क्या करें फिर अभी? थ्योरी पढ़ने का कभी मन करता है, क्या करूँ? थ्योरी पढ़ने का मतलब बुक से थ्योरी पढ़ने का? ईशान, बुक से थ्योरी पढ़ने का? एक्चुअल में क्या होता है ना, देख ईशान, बुक में क्या होता है थोड़ा ज़्यादा दिया होता है। जैसे अगर मान ले मेरे को करंट देना है, तो करंट में पूरा एक पैराग्राफ लिखा होगा, समझ गए ना? एक पूरा पैराग्राफ लिखा होगा, करंट क्या होती है, किसने इन्वेंट की, क्या इन्वेंट की, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा तुम्हारा क्या है, तुम्हारे पास टाइम लिमिटेड होता है, समझ गया? तुम्हारे पास टाइम लिमिटेड होता है बेटा जो है। तो उसमें फिर वही भाई स्टडी आवर्स भी तुम्हारे लिमिटेड हैं जो है, तो उसमें तू अननेसेसरी फालतू की चीज़ें पढ़ने में टाइम वेस्ट कर देगा, इसलिए मैं मना करता हूँ जो है। अगर टाइम बहुत होता फिर तो मैं कहता ही तुझसे जो है, कि भाई तू किताब पढ़ जो है, समझ गया ना? टाइम बहुत लिमिटेड है बेटा जो है। उसमें क्योंकि मैं भी जब किताब लिखता हूँ, तो मुझे हिस्ट्री भी लिखनी पड़ती है ना कई बार जो है, कि वो एम्पियर मियाँ थे, उनके 2 बच्चे थे, ठीक है? बीवी बहुत लड़ाई झगड़ा करती थी उनकी जो है, समझ गए ना? तो बेटा उसके बीच में भी उन्होंने किताब लिखी जो है, उनके बीच में भी उन्होंने करंट निकाली ये की जो है। तो उसमें फालतू की चीज़ें देनी पड़ती हैं हमें जो है। किताब में क्या होता है मजबूरी होती है, तुम्हें थोड़ा हमें स्टोरी टाइप की बनानी पड़ती है बेटा जो है। अच्छा यहाँ पे क्या होता है टू द पॉइंट बस हो गया जो है ना, यहाँ पे ये जितना हमें चाहिए बस उतना देते हैं केवल। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा-सा किताब में तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम वो करना पड़ता है। और उससे ज़्यादा क्या होगा एक बात बता, हमने जो निचोड़ निकाला हो तो निकाल ही लिया होगा ना। तू मेरे से ज़्यादा निचोड़ निकाल लेगा क्या ये बता जो है? ईशान तू ये बता, किसी किताब को पढ़ के निचोड़ ही तो निकालना है ना, एक तरीके से देखा जाए तो निचोड़ ही तो निकालना है ना। तो क्या तू जो है मेरे से ज़्यादा निचोड़ निकाल लेगा बता जो है? मेरे से या किसी टीचर से ज़्यादा? तो फिर उसका फ़ायदा क्या है जो है? ये है, ठीक है? अब चलते हैं, अब आएगा मज़ा बेटा जो है। अब चल रहे हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में ना सबसे पहले देखो क्या होगा बेटा जो है, एक तो कंडक्टिंग वायर होंगे, कंडक्टिंग वायर, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, मतलब जो ऐसे नहीं दिखाई देते बेटा ये कहते जो है, ये हो गया जो है, ठीक। अब कंडक्टिंग वायर का मतलब क्या हुआ कि इसका एक तो रेजिस्टेंस जीरो हो गया,
देखते हुए चलना कंडक्टिंग वायर का क्या मतलब होता है बेटा जो है। और दूसरी बात, इसका कोई भी पॉइंट 1, 2, 3 कोई भी पॉइंट मतलब V1, V2 और V3 ये सब इक्वल होंगे, इसका मतलब सेम पोटेंशियल पे होंगे। करंट फ्लो करे या ना करे, समझ गए ना? मतलब करंट 0 है तो होंगे ही होंगे, और अगर करंट 0 नहीं है तो भी होंगे, मतलब सेम पोटेंशियल पे ही रहेंगे। कंडक्टिंग वायर के सारे पॉइंट्स क्या होंगे बेटा? सेम पोटेंशियल पे होंगे। रीजन बता देता हूँ क्यों। क्योंकि तुमने एक पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आई आर पढ़ा होगा ना, ये तो पढ़ा होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आई आर, लोअर क्लासेस में ये तो पढ़ा ही होगा। तो अब तुम मेरे को ये बताओ कि अगर आर की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा या नहीं होगा? बता हर्षवर्धन, तेरे समझ में आ रही बात बेटा जो है? इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या क्या होगा बता जो है? कंडक्टिंग वायर होगा, ठीक, उसका रेजिस्टेंस हम 0 लेंगे। एक्चुअल में तो 0 नहीं होता, किसी का भी रेजिस्टेंस 0 कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब उसका हर पॉइंट क्या होगा? सेम पोटेंशियल पे होगा, चाहे करंट फ्लो करे या न करे। और उसका रीजन मैंने दे दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आई आर होना है, और जब रेजिस्टेंस 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये तो कंडक्टिंग वायर हो गया। दूसरा, एक बैटरी होगी, बैटरी भी दो टाइप की हो सकती है, आइडियल और नॉन आइडियल। आइडियल का मतलब उसका जो अपना रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको मैं स्मॉल आर से दिखाऊंगा आगे चल के, वो 0 होगा। और उसमें एक ईएमएफ वर्ड आएगा, ये भी तुमने सुना ही होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसको आगे मैं डिटेल में बताऊंगा, ये ई से दिखाऊंगा, और ये वोल्ट में होगा। तो मतलब ऐसे समझ लो, ये बैटरी कुछ ऐसे लिखी होती है, क्यों? जैसे ये मान लो 30 वोल्ट हो गया, क्यों? ये 30 वोल्ट हो गया, तो इसका जस्ट मतलब ये हुआ एक तरीके से कि अगर ये ए है ये बी है, तो वी ए माइनस वी बी, एक तरीके से वो 30 वोल्ट हो गया। बताओ क्लियर है या नहीं है? समझ में आ गया ना बेटा जो है? ईएमएफ ई से दिखाते हैं, वोल्ट में होता है, 30 वोल्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वी ए माइनस वी बी ये हो गया। नॉन आइडियल का मतलब ऑब्वियस सी बात है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं है, नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं है। तो इसको कई बार हम ऐसे दिखा देते हैं बेटा जो है, ये ये और इसको फिर एक डब्बे में बना देते हैं, ऐसे कुछ समझ लो। ई कॉमा आर ये लिख देते हैं। इसका मतलब इसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ये कह लो। तो बैटरी दो टाइप की हो जाएंगी, आइडियल और नॉन आइडियल। तीसरा, रेजिस्टेंस तुम जानती हो, रेजिस्टेंस होगा, इसको ऐसे दिखाते हैं और इसको ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी तुम जानती होगे। चौथा, आगे चल के कैपेसिटर आएगा बेटा, इसको हम दो ना इक्वल लेंथ ऐसे बनाएंगे, ये होगा। वो कैपेसिटर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैपेसिटर क्या चीज होती है। और एक होगा इंडक्टर,
इंडक्टर को हम लोग ऐसे दिखाएंगे। ये भी हम बाद में पढ़ेंगे इंडक्टर क्या चीज होती है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमें इतने एलिमेंट्स मिलेंगे, देख लो। कंडक्टिंग वायर मिलेगा, बैटरी मिलेगी, बैटरी दो टाइप की हो गई, आइडियल और नॉन आइडियल। रेजिस्टेंस मिलेगा, कैपेसिटर मिलेगा और इंडक्टर मिलेगा। लेकिन इस चैप्टर में, प्रेजेंट चैप्टर में, कैपेसिटर और इंडक्टर नहीं आएंगे, ठीक है। नो कैपेसिटर और इंडक्टर। ये बाद वाले चैप्टर्स में आएंगे। तो इसका मतलब इस चैप्टर में हमारे पास कंडक्टिंग वायर होगा, रेजिस्टेंस होगा और बैटरी होगी, बस हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये दो टाइप के होंगे। एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल का मतलब क्या है, सुनो। सिंगल लूप, सिंगल वायर, सिंगल करंट, नो जंक्शन। जंक्शन का मतलब जहां पे दो या दो से ज्यादा वायर्स मीट कर रहे हैं। जैसे आप ये देखो कि सिंपल में ये ऐसा सर्किट हो गया, मान लो ये सर्किट हो गया या ये सर्किट हो गया। अब तुम कहोगे ये क्या बनाया, ये तो आपने डब्बा जैसा बना दिया खाली। नहीं है, तुम ये कहोगे ये तो डब्बा जैसा बना दिया। एक्चुअल में इसका मतलब बेटा, जैसे ना यहाँ पे कुछ बैटरी भी लगी हो सकती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लगा हो सकता है, यहाँ पे एक और बैटरी लगी हो सकती है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। सिंपल सर्किट समझ में आ गया कि नहीं, आगे बताओ जो है। सिंपल सर्किट में क्या होगा, एक सिंगल लूप होगा, एक ही वायर होगा। एक ही वायर है ना, पूरे का पूरा एक ही तो वायर है। ये बताओ, ये एक ही तो वायर है बेटा, ये हो गया। वैसे ही ये एक वायर हो गया, अगर देखोगे तो एक वायर हो गया। उसी टाइप से ऊपर वाला हो गया, कह लो जो है। तो सिंपल सर्किट में हो गया सिंगल लूप, सिंगल वायर, सिंगल करंट और कोई जंक्शन नहीं। और कॉम्प्लेक्स में तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा। जैसे मान लो ये हो गया, ये हो गया, ऐसे समझ लो। अब इसका मतलब यहाँ पे मान लो बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, ये कॉम्प्लेक्स सर्किट हो गया, बस हो गया। वैसे ही मान लो एक ये बन गया, ये बन गया, ये भी एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है। तो पहले ये बताओ, इनमें डिफरेंस समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। सिंपल सर्किट में और कॉम्प्लेक्स सर्किट में डिफरेंस समझ में आया या नहीं आया, हर्षवर्धन? सिंपल सर्किट और कॉम्प्लेक्स सर्किट में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सर्किट तो ये होगा, बस हो गया, ये ये ऐसे कह लो। और इसमें फिर कई सारे हो जाएंगे, ये कह लो, बस हो गया, ये हो गया, इस टाइप से हो गया। अब सबसे पहले हम निकालते हैं सिंपल सर्किट में सिंगल करंट कैसे निकालोगे। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है सिंगल करंट इन सिंपल सर्किट।
एक ही करंट है तो कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो I इक्वल टू तुम कर देना नेट ईएमएफ, बस ये लगाएंगे हम, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, ये कर देना। ये लगा। अब इसको पहले नेट रेजिस्टेंस पहले कर लेते हैं, नेट ईएमएफ बाद में बताऊंगा कैसे निकालोगे। सबसे पहले चलते हैं नेट रेजिस्टेंस में। अभी मत कर, अभी तू बस ये समझ ले कि ईएमएफ का मतलब उतना वोल्ट है, बस वो ये बाद में बताऊंगा, जो है समझ गया ना, उसको बाद में बताऊंगा। अभी तू उसके बारे में ज्यादा मत सोच, ईएमएफ और वोल्टेज में क्या डिफरेंस होता है वो बाद में आएगा बेटा, जो है। अब चलते हैं नेट रेजिस्टेंस में पहले। एक बात बताओ कि तुम्हें लग रहा है कि सिंगल वायर में जितने भी रेजिस्टेंस होंगे वो सारे के सारे सीरीज में होंगे? पहले ये बताओ, ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सिंगल वायर में जितने भी रेजिस्टेंस होंगे वो सारे के सारे सीरीज में होंगे, ये फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ पहले? अगर एक ही वायर है तो उसमें सारे रेजिस्टेंस किस में होंगे? सीरीज में होंगे। तो सिंगल वायर की मैं बात कर रहा था, तो इसमें सारे रेजिस्टेंस, ऑल रजिस्टर्स इन सीरीज होंगे। इसका मतलब जो आर नेट होगा वो सीधे सीधे R1 प्लस R2 प्लस R3 ये करते जाना, बस हो गया। क्यों? ये कर लो, मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सारे के सारे रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, तो इसका मतलब नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? सीधे सीधे R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। अब चलते हैं नेट ईएमएफ, उसको बस ध्यान से देखना कैसे। पहली बात, इतना तो तुम जानते होगे ना, जैसे इसको हम हायर कहते हैं, इसको लोअर कहते हैं। क्यों? हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, इतना तो मेरे ख्याल से जानते होगे ना? नहीं है? इतना तो जानते होगे, हायर लोअर। अब दूसरी बात, चलो कोई बात नहीं, उसको हायर पोटेंशियल कहते हैं बड़ी वाली लाइन को, इसको लोअर पोटेंशियल कहते हैं। दूसरी बात, अब तुम क्या करोगे लूप में, या तो क्लॉकवाइज घूम जाओ या एंटी क्लॉकवाइज घूमो, और डिफरेंट बैटरीज में ऐसे करो, हायर टू लोअर, फिर मान लो हायर टू लोअर मिला, फिर लोअर टू हायर मिला। मान लो तीन बैटरी थी, सपोज करो तीन बैटरी थी तुम्हारे पास, तुम चल रहे हो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एक जगह तुम चल रहे हो हायर टू लोअर, एक जगह चल रहे हो हायर टू लोअर, और फिर लोअर टू हायर आ रहे हो। और इसका ईएमएफ मान लो E1 है, इसका ईएमएफ मान लो E2 है, और इसका ईएमएफ मान लो E3 है। तो तुम्हें ये बताओ, ऐसा फील हो रहा है कि जो नेट ईएमएफ होगा वो E1 प्लस E2, डिफरेंस कर दे रहा हूं, माइनस नहीं कर रहा हूं, डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब जो बड़ा है, डिफरेंस E3। बताओ ये फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ, ये होना चाहिए। ईशान पहले ये बता, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि मान ले तेरे उसमें तीन बैटरीज लगी हैं, एक बात बता, तेरे उसमें तीन बैटरीज लगी हैं, तो मैंने तुझसे कहा तू या तो क्लॉकवाइज घूम जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। हर बैटरी में देख तू कैसे गया, हायर से लोअर, हायर से लोअर, तीसरे में लोअर से हायर गया मान ले जो है। तो इसका मतलब पहली दो बैटरीज ऐड होंगी और वो तीसरे से क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट होंगी। अब मैं जब एग्जाम्पल कराऊंगा तब समझ में आएगा क्या है जो है। ठीक है ना? जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तब तुम्हें क्लियर होगा क्या है। तो एक बार दोबारा सुन लो,
हम सिंपल सर्किट में करंट निकाल रहे हैं। सिंपल सर्किट का मतलब सिंगल लूप, सिंगल वायर, सिंगल करंट, नो जंक्शन, समझे ना? सिंगल लूप, सिंगल वायर, सिंगल करंट, नो जंक्शन। और वो जो सिंगल करंट होगी वो नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस होगी। नेट रेजिस्टेंस तो मैंने तुमसे कहा डायरेक्ट ऐड कर देना, ईएमएफ में तुम्हें दिमाग लगाना है, वो अभी थोड़ा एग्जाम्पल में और पता चल जाएगा। ये पूछो और कोई चीज, अलार्म बज गया, ब्रेक टाइम में कुछ पूछो अगर पूछना है तो। ब्रेक टाइम में अगर कुछ पूछना है तो पूछो। हाँ वो फिगर से दिखेगा, फिगर से दिया होगा, फिगर से पता चलेगा, एग्जाम्पल दे। तो हर्षवर्धन तू अभी वही लेक्चर पढ़ बेटा, पहले दोबारा देख, है ना? दोबारा से देख, आराम आराम से देख, उसको एग्जाम्पल देखो। जैसे ये है, हाँ ये मान लो 2 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है, और ये 10 वोल्ट है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, और ये 3 ओम है। इसमें तुम्हें करंट निकालनी है, कितनी होगी? सबसे पहले जरा देखो नेट रेजिस्टेंस, 1 + 2 + 3, इसका मतलब 6 ओम आ गया। अब असली तो ये है ना, ई नेट है, क्यों? इसी में तो कंफ्यूज हो रहे होगे तुम, क्यों ईशान? नेट रेजिस्टेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नेट ईएमएफ में होगा ना, ये तो कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो देखो मैं एक काम कर रहा हूँ ना, जैसे ये ए है, बी, सी, डी, ए, मतलब मैं इस पाथ में चल रहा हूँ, ध्यान से देखना, ए, बी, सी, डी, और दोबारा से ए पे आ गया। मैंने तुमसे कहा था ना क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो। अब सुनो, ये तुम्हें लग रहा है हायर से लोअर, ये तुम्हें लग रहा है लोअर से हायर, और ये तुम्हें लग रहा है लोअर से हायर। अब बता, अब बता समझ में आया कि नहीं आया अभी तक, क्या कह रहा था मैं? पहले तू हायर से लोअर गया, फिर लोअर से हायर गया, फिर लोअर से हायर गया, ये क्लियर हो गया? इसका मतलब ये दोनों तो ऐड होंगी, ये और ये तो ऐड होंगी, और ये उससे सब्ट्रैक्ट होगी, क्यों? ये उससे सब्ट्रैक्ट होगी, तो नेट ईएमएफ कितना होगा? 10 + 8 -2, इसका मतलब 16 वोल्ट आ गया, क्यों? नेट ईएमएफ आ गया 16 वोल्ट। तो फाइनली करंट कितनी हो जाएगी? तो करंट आ जाएगी 16/6, तो ये आ गई 8/3 एम्पियर आ गई। लेकिन अभी इतने से काम नहीं चलेगा, इस करंट की तुम्हें डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी, नहीं, इस करंट की डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी। तो एक बात बताओ, ये वाली बैटरी या फिर ये वाली बैटरी ये डोमिनेट कर रही है, और जो करंट निकलती है वो पॉजिटिव से निकलती है, निगेटिव में एंटर करती है, क्यों? इसका मतलब ये अपने हिसाब से ऐसे करंट देंगी। ये बताओ, ये समझ में आया नहीं आया? कार्तिके बता बेटा जो है, ये बता, 10 वोल्ट और 8 वोल्ट वाली बैटरी डोमिनेट कर रही है, क्यों डोमिनेट कर रही है? तो इसका मतलब पॉजिटिव से करंट निकलेगी और निगेटिव में एंटर करेगी, क्यों? निगेटिव में एंटर करेगी, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गई, बस हो गया, ऐसे कह लो। ये आ गया, ये है। एक और एग्जांपल देखते हैं, तब समझ में आएगा।
कर ले बेटा कर ले, नोट कर ले तू। हो गया? चल अभी रुक जा। एक और एग्जांपल देख। ये 6 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम। और इसमें भी तुम्हें करंट निकालनी है, कितनी होगी। सबसे पहले नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। 2 + 4 + 6, तो ये आ गया 12 ओम। अब बैटरी में चलते हैं, ध्यान से देखो। नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बताओ क्लियर है कि नहीं है बेटा, ये बताओ जो है। लोअर से हायर या नेगेटिव टू पॉजिटिव, कुछ भी कह लो। लोअर से हायर या नेगेटिव टू पॉजिटिव कह लो। और हायर टू लोअर या पॉजिटिव से नेगेटिव। बताओ इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ईशान बता बेटा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? लोअर हायर, लोअर हायर, हायर लोअर, लेकिन एक ही तरफ को चलना है। जैसे क्लॉकवाइज चल रहे तो क्लॉकवाइज ही चलोगे। ऐसा नहीं कि कभी क्लॉकवाइज जा रहे हो कभी एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, ऐसा नहीं। अगर क्लॉकवाइज जा रहे हो तो क्लॉकवाइज ही जाओगे जो है। तो जरा बताओ नेट ईएमएफ कितना होगा। नेट ईएमएफ होगा 10 में से ये दोनों माइनस हो जाएंगे। क्यों? ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो ये हो गया 10 - 6 - 2, इसका मतलब 2 वोल्ट हो गया। तो फाइनली करंट कितनी हो गई? करंट हो गई 2 वोल्ट/12 ओम। तो ये 1/6 एम्पियर हो गई। क्यों? ये हो गई। अब बात आती है डायरेक्शन क्या होगी। नहीं है, अब बात आती है डायरेक्शन क्या होगी। तो ये वाली बैटरी डोमिनेट कर रही थी ना, ये बैटरी डोमिनेट कर रही थी, तो ये अपने हिसाब से करंट देगी या नहीं देगी, बताओ जो है। ये बैटरी डोमिनेट कर रही थी तो ये अपने हिसाब से करंट देगी। ठीक, तो ये पॉजिटिव से करंट निकलेगी और नेगेटिव में एंटर करेगी। क्यों? नेगेटिव में एंटर करेगी, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। ये करंट की डायरेक्शन होगी। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा जो है। सिंगल वायर में किसी को कोई डाउट है तो बोलो। सिंगल वायर में या सिंपल लूप में अगर करंट निकालने में कोई भी डाउट है तो बोल दो। एक एग्जांपल मैं और करवा सकता हूं अगर डाउट है, अदरवाइज नहीं करवाता हूं। कार्तिकेय, ईशान, हर्षवर्धन, बता बेटा इसमें कोई डाउट है? हर्षवर्धन बेटा तेरे को क्या बताऊं मैं यार। अब तू ही निकालोगे, लो तू ही निकालो इसको। इसको मैं तुम्हें टाइम देता हूं। इसको जल्दी से तुम फाइंड करोगे। 4 ओम, 6 ओम, 2 ओम, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 20 वोल्ट। इसको जरा तुम फाइंड करो और फिर देखता हूँ किसका सही आया है। वो भी बताना क्लॉकवाइज होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये भी बताओगे बेटा इसमें।
ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज आएगी फाइनल करंट, वो भी बतानी होगी तुम्हें। गुड। आर नेट, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता है, क्यों? इसमें तो कुछ कंफ्यूजन नहीं होता। 4 + 6 + 2, इसका मतलब 12 ओम आ गया। असली कंफ्यूजन होता है ई नेट में, क्यों? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब के मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ई नेट हो गया 20 में से 10 गया और 5 गया, तो ये 5 वोल्ट रह गया, क्यों? 5 वोल्ट रह गया। तो इसका मतलब जो सिंगल करंट होगी वो होगी 5/, अबे नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं उसको, लोअर वाले को नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं, हायर वाले को पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, बस हो गया, ये है, समझ गए ना? 5/12 इतना एम्पियर हो गई। लेकिन मैंने तुमसे कहा ये बैटरी डोमिनेट कर रही है, क्यों? ये बैटरी डोमिनेट कर रही है, तो इसका मतलब ये अपने हिसाब से करंट देगी, तो पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव पे एंटर करेगी, बस हो गया। ये किया, तो मेरे ख्याल से सिंगल लूप में समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स में। बेटा वो तो केवल ये पता करने के लिए कि कौन सी बैटरी ऐड हो रही है, कौन सी सब्ट्रैक्ट हो रही है। हर्षवर्धन, ये बता कि वो तो ये पता करने के लिए कौन सी ऐड हो रही है, कौन सी सब्ट्रैक्ट हो रही है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ये बता जो है। जैसे तू ये बता, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता देख, तो मैं लिखता पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये तो केवल इस चीज को पता करने के लिए कौन ऐड हो रही है कौन सब्ट्रैक्ट हो रही है, समझ गया? जैसे ये हायर से लोअर लिखता, ये हायर से लोअर लिखता, और इसको लिखता लोअर से हायर। अब समझ में आया कि नहीं आया तेरे, ये बता हर्षवर्धन, अब समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बता जो है। वो तो केवल इस चीज को पता करने के लिए है कि कौन सी बैटरीज ऐड हो रही हैं और कौन सी सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, बस उस चीज के लिए है और किसी चीज के लिए, उसका कोई सेंस नहीं है उसके बाद। ठीक है, अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट। इसमें ना सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि अगर तुम स्कूल में भी ये पढ़ोगे, तो कई बार क्या होता है कि इसको अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं बेटा जो है। तो अगर यहाँ पे तुम्हें समझ में आ जाए, तो जब तुम स्कूल में पढ़ रहे होगे, तो अपने कानों में रुई डाल देना बेटा जी, अदरवाइज तुम कंफ्यूज हो जाओगे। हर्षवर्धन, तेरे समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? इसको अलग अलग टीचर्स थोड़े अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। अगर तुम्हें यहाँ पे समझ में आ जाए, ठीक है ना, अगर तुम्हें यहाँ पे समझ में आ जाए, तो जब तुम स्कूल में पढ़ रहे होगे तो अपने कानों में रुई डाल देना बेटा जो है, क्योंकि अगर दो अलग अलग मेथड से पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे जो है। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना। हाँ, अब सबसे पहली बात,
ये बताओ कि इसमें मोर देन वन करेंट्स होंगी ना, मोर देन वन करेंट्स, इतना तो पक्का है। I1 I2 I3 एंड सो ऑन, क्यों ये होंगी। अब दूसरी बात, इससे पहले वाले में, प्रीवियस जो हमने पढ़ा था, उसमें जो सिंगल करंट थी, उसकी जो डायरेक्शन थी, वो पता चल जाती थी, क्यों नहीं है। डायरेक्शन तुम ऑलरेडी निकाल सकते लेते थे ना, करते थे कि नहीं करते थे बताओ, उसमें कोई दिमाग नहीं लगता था। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं बेटा मैं, जो है कि इससे पहले जो हमने किया उसमें जो सिंगल करंट थी उसकी डायरेक्शन तुम निकाल लेते थे कि कौन सी बैटरी डोमिनेट कर रही है, मतलब डोमिनेटिंग ईएमएफ से तुम निकाल लेते थे। अब चलते हैं तीसरी बात, यहां पे क्या होगा, इनिशियली हो सकता है कि तुम्हें डायरेक्शन एकदम से पता न चल पाए, ठीक है, कभी कभी पता कर भी सकते हो, ऐसा भी नहीं कि हमेशा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मे बी पॉसिबल दैट डायरेक्शंस ऑफ I1 I2 etc नॉट नोन। इनिशियली कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप कभी नहीं निकाल पाओगे, तुम कह दो कि सर ये क्या पढ़ा गया सर, जो है कि हम कभी डायरेक्शन निकाल ही नहीं पाएंगे जो है, ठीक है, कहीं ऐसा मत सोचना, इनिशियली कह रहा हूं जो है। तो तुम क्या करो कि इनिशियली कुछ भी एज्यूम कर लो, ठीक, हाँ समझ गए ना ईशान, इनिशियली एज्यूम एनी डायरेक्शन। उसके बाद जो मैं तुम्हें मेथड बताऊंगा वो अप्लाई करोगे, समझ गए ना, अप्लाई मेथड, जो अभी हम डिस्कस करेंगे, और फाइनल आंसर निकालो। और जो करंट्स नेगेटिव आ जाए उनकी डायरेक्शन को चेंज कर दो, बस हो गया। नहीं है बताओ, जय, चेंज द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव वैल्यूज। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा मैं तुम्हें क्या कहने जा रहा हूं। इससे पहले जो सिंगल करंट होती थी, वो कौन सी बैटरी डोमिनेट कर रही है उसको देख करके हम उसकी डायरेक्शन निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ पे कई सारी करंट्स हैं, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स में तुम्हें पता नहीं चले कि यार डायरेक्शन क्या होगी। तो कोई चिंता नहीं करनी है तुम्हें, कोई भी डायरेक्शन मान लो आप, I1 I2 की कोई भी डायरेक्शन मान लो, और जो मेथड में डिस्कस करूंगा उसको अप्लाई करोगे, फाइनल आंसर निकालोगे, और जो करंट्स निगेटिव में आ रही होंगी उनकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं, बस हो गया। ईशान समझ में आ गया क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं मैं, समझ में आया क्या करना चाह रहा हूं बेटा जो है। ये हो गया। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट। अभी आ रही है, अभी अभी आ रही है,
चिंता क्यों कर रहा है? अभी आ तो रही है, ठीक है? अब क्या है बेटा, जो डिफरेंट करंट्स हैं, वो निकलती हैं फ्रॉम किरचॉफ्स। वो नहीं होता जैसे अच्छी पिक्चर में तूने देखा होगा, हीरो बेटा बाद में आता है थोड़ी देर के बाद, अब बड़ी डैशिंग एंट्री होती है उसकी हीरो की, कभी तूने देखा होगा। कभी अच्छी पिक्चर बनानी तो हीरो को ऐसा नहीं कि पहले ही तुम्हें दिखा दिया बेटा जो है। असली पिक्चर वो होती है जब हीरो 10-15 मिनट के बाद आए बेटा जो है, और उसकी एंट्री जबरदस्त हो जो है। ठीक, तो वो यहाँ पे जो डिफरेंट करेंट्स होंगी वो किससे निकलती हैं? वो किरचॉफ के दो लॉ से निकलती हैं, फ्रॉम किरचॉफ्स। हाँ, किरचॉफ्स टू लॉज, ये कह लो। अब यहाँ पे मैंने किरचॉफ का नाम लिया है तो तुम्हें एक नॉलेज वाली बात भी बताता हूँ और एक मजाक वाली बात भी बताता हूँ, दोनों बताता हूँ बेटा जी। नॉलेज वाली बात तो ये है कि किरचॉफ ने ये जो दो लॉज डेराइव किए थे, वो उसने तब डेराइव किए थे जब वो 10th क्लास का स्टूडेंट था। लगाओ बेटा जी, और उस पर पूरी इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है, इसके इन लॉज पे पूरी इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है, ध्यान रखना जो है। हाँ, ये तो नॉलेज वाली बात है जो है। अब मजाक वाली बात क्या है, सुनो बेटा जो है। मजाक वाली बात क्या है, जब मेरा बेटा 10th में गया ना, तो उसको मैं एक दिन यही कहानी सुना रहा था। मैंने कहा बेटा तेरी एज में जब किरचॉफ था, तो उसने इलेक्ट्रिसिटी के दो लॉज डिराइव कर दिए थे, जिस पे पूरी इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है, और तू नालायक जो है क्या करता है जो है, ये बता जो है। तो उसने भी पता है क्या रिप्लाई दिया मेरे को जो है, कहने लगा पापा, आइंस्टीन जब आपकी एज में था ना, तो उसने नोबेल प्राइज ले लिया था जो है। समझ गए ना? आइंस्टीन ने आपकी एज में नोबेल प्राइज ले लिया था जो है। तो ऐसा रिप्लाई दिया बेटा उसने जो है। ठीक, तो अब चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट लॉ। वो बिट्स उसमें है बेटा, बिट्स में है, कंप्यूटर साइंस में। बिट्स में कंप्यूटर साइंस में है। आईटी में उसको कंप्यूटर नहीं मिल रही थी, है ना? अब चलते हैं फर्स्ट लॉ। अब तो तेरे को कभी अपने बच्चे की बेटे की बात बताऊंगा ना, तेरे को मजा आ जाएगा सही में। वो जोशी जानता है जो है, तेरे को मजा आ जाएगा बेटा जो है। मतलब अगर सबसे कम पढ़ने वालों में जो है, अगर कभी पूरे इंडिया की ना, जैसे उस साल जो है, जिस साल उसने लास्ट ईयर ही दिया था, छोटा बेटा है, मतलब छोटा बेटा है, उसने लास्ट ईयर ही दिया था, तो उस साल अगर 10 लाख बच्चे बैठे होंगे ना, तो सबसे कम पढ़ने वालों में बेटा जो है, सबसे कम पढ़ने वालों में वो टॉप में रहा होगा बेटा जो है। इतना मस्त था जो है। तो बताऊंगा उसकी कहानी, तेरे को बताऊंगा कभी जो है। अब चलते हैं फर्स्ट लॉ। पहली बात, किसी जंक्शन में अप्लाई किया जाता है, अप्लाइड इन सम जंक्शन। दूसरी बात, अब तुम कहोगे कि जंक्शन क्या चीज है? जहां पे दो या दो से ज्यादा वायर्स मीट हो रहे हो, ठीक है, वेयर टू और मोर देन टू वायर्स मीट। लग भी रहा होगा, नाम भी तुम्हें लग ही रहा होगा जंक्शन से। और तीसरी बात, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है।
but applied in terms of current. और ये तुम जानते हो, ये लॉ कोई बहुत टिपिकल लॉ नहीं है, बड़ा सिंपल लॉ है। ये तो चलो 10th क्लास में उसने दे दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं की बेटा जो है, लेकिन जो सेकंड लॉ है वो टफ था बेटा जो है। ठीक है ना, फर्स्ट लॉ तो तुम भी दे देते, ऐसा नहीं है, तुम भी दे देते बेटा फर्स्ट लॉ। दोबारा सुन लो, किसी जंक्शन में अप्लाई होगा, और जंक्शन का मतलब जहां पे दो या दो से ज्यादा वायर्स मीट हो रहे हो, और मैंने तुमसे कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, लेकिन लगाया करंट के टर्म्स में जाता है। ऐसा क्यों होता है ये अभी इसका रीजन दूंगा, पहले बता देता हूं होता क्या है बेटा जो है। ये तो हम कर ही रहे थे ना अभी, जैसे ये है देखो, यहां से I1 करंट आई, यहां से I2 करंट आई, तो यहां पे I3, I1 प्लस I2 हो गई, बस हो गया। यही तो फर्स्ट लॉ है। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये तो सिंपल है ना, ये तो मैंने कहा ना, ये तो तुम भी दे देते कार्तिक है। तू भी सोच रहा होगा यार, मैं काश उस समय पैदा हो गया होता। नहीं, तू भी ये सोच रहा होगा काश मैं भी उस समय पैदा हो गया होता, और किरचॉफ मेरे ही क्लास में पढ़ा होता, तो उससे पहले मैं दे देता फर्स्ट लॉ। तेरे को लग रहा होगा बेटा। नहीं। हाँ। अब ये बता कि इसको मैं अगर लैंग्वेज दूं, अरे यार तू चीजों को ना जबरदस्ती कॉम्प्लेक्स बनाता है जो है, तू जबरदस्ती चीजों को कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये I1 है, ये I2 है। अब तू मान ले इधर को कर रहा है, ठीक है, I3। तो अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, फिर सुन। किसी भी जंक्शन में, एट एनी जंक्शन, नेट इनकमिंग करंट, नेट इनकमिंग करंट इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। अब तो क्लियर है, बता। बस इसको लगा लेना, ये फर्स्ट लॉ हो गया। समझ गया ना, किसी भी जंक्शन में नेट इनकमिंग करंट और नेट आउटगोइंग करंट वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे ये दूसरी वाली फिगर में देखेगा तो इनकमिंग क्या था बता जो है, इनकमिंग था I1। हाँ। और आउटगोइंग क्या था जरा बता जो है, I2 प्लस I3। ये था क्या? हर्षवर्धन और कार्तिकेय बताओ बेटा जो है, ये क्लियर हो गया कि नहीं होगा बता जो है। किसी भी जंक्शन में नेट इनकमिंग करंट और नेट आउटगोइंग करंट क्या होगी, हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। अब तुम ये कह सकते हो कि सर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे था, करंट में कैसे लगा दिया आपने जो है ना, ये तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी ना बात जो है बेटा जो है। तो उसको क्लियर कर देता हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इन टर्म्स ऑफ करंट। पहले ये बताओ कि जो आई होता है वो डी क्यू अपॉन डी टी होता है ना। ये बताओ आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है या नहीं होता, बताओ जो है। इसका मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या चार्ज फ्लो पर सेकेंड।
इसमें बताओ किसी को कोई डाउट है तो बताओ बेटा। करंट जो होती है वो क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होती है, या चार्ज फ्लो पर सेकंड होता है। ये तो क्लियर है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि करंट क्या होती है जो है। ठीक, अब देखो सही लॉ क्या है। एट एनी जंक्शन, तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए बेटा, ये बताओ नेट इनकमिंग चार्ज, नेट इनकमिंग चार्ज पर सेकंड इक्वल टू नेट आउटगोइंग चार्ज पर सेकंड। पहले ये बताओ ये फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ जो है। ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बताओ बेटा जो है। किसी भी जंक्शन में पर सेकंड जितना इनकमिंग चार्ज है, पर सेकंड उतना आउटगोइंग चार्ज होना चाहिए। पहले ये बताओ ये स्टेटमेंट तुम्हें सही लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताओ। हर्षवर्धन, कार्तिकेय और ईशान, बता बेटा ये सेंटेंस सही लग रहा है कि नहीं लग रहा, बता जो है। किसी भी जंक्शन में नेट इनकमिंग चार्ज पर सेकंड और नेट आउटगोइंग चार्ज पर सेकंड वो इक्वल होना चाहिए। अब ये बताओ चार्ज पर सेकंड, उसी को तो हम करंट कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, बता जो है। चार्ज पर सेकंड को हम क्या कह रहे हैं, करंट कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये रूल क्या हो गया, बता जो है। ये हो गया देयरफॉर नेट इनकमिंग करंट, नेट इनकमिंग करंट इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। अबे यार ईशान तू एक बात बता, इस जंक्शन में अगर मान लो 10 कूलम चार्ज आया और 12 कूलम चार्ज निकल गया, तो वो 2 कूलम कहां से आएगा, तू देगा? ये बता, किसी जंक्शन में मान ले 10 कूलम चार्ज आया और 12 कूलम चार्ज निकल गया, तो बता 2 कूलम चार्ज कहां से देगा, तू लाएगा मार्केट से खरीद के, तू लाएगा? ये बता, पहले ये बता, ये बता तू लाएगा, ये बता जो है, पहले तू ये बता तू लाएगा क्या उसको जो है। हाँ, और मान लो 10 कूलम चार्ज हुआ और 8 कूलम चार्ज निकला, अब जो 2 कूलम चार्ज रहा उसको तू अपने घर में रखेगा, ये बता पहले। तो ये बता कि मान ले किसी जंक्शन में 10 कूलम चार्ज आया और 8 कूलम चार्ज निकला, तो जो बाकी 2 कूलम था उसको तू अपने घर में रखेगा, कार्तिक के घर में रखेगा, हर्षवर्धन के घर में रखेगा, किसके घर में रखेगा, ये बता। अब समझ में आ गया तेरे, नहीं आया बता ईशान, तेरे समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बता जो है। कि किसी भी जंक्शन में पर सेकंड जितना चार्ज आना चाहिए उतना ही क्या हो जाना चाहिए, बता जो है, निकल जाना चाहिए, बस हो गया। ठीक है, अब इस लेक्चर का रिवीजन करो बेटा जो है, समझे ना, इसका रिवीजन करो। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट उसमें। ओके, बाय, थैंक यू एंड गुड डे।